सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। हुकूमत और अपोजिशन अपने मामलात को आगे लेकर कैसे बढ़ेंगे, क्या दोनों मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकेंगे या नहीं। बड़ी अहम ये इस वक्त हमारे मुल्क के लिए मौका है जब हुकूमत अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है और मौशी एतबार से टेक ऑफ करने की पोजीशन में ऐसा लगता है कि आने वाला जो बजट है वो कितना तब्दीली लेकर आ सकता है। और ख़ासतौर पर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें जो अपोजिशन के ग्रीवेंसेज हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें किस हद तक कमी लाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बिल आखिर जलसा करने की इजाज़त मिली है और अब उनका ये शिकवा है कि उन्हें 39 शराइत के साथ और जिस मकाम पर वो चाहते थे वहाँ पर इजाज़त नहीं मिली। शहर से काफ़ी दूर रवात के मकाम पर उन्हें जलसा करने की इजाज़त दी गई और उसको भी वो चैलेंज करेंगे। फिर जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से उनकी पिटीशन थी उस पर भी अब 13 रुकनी फुल कोर्ट बन चुका है और उस पर भी 3 जून से समाअत होनी है। वो इजाफी नशिस्तें जो कि दीगर जमातों को दे दी गई थी, अब वो फैसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि असम्बली में एक बार फिर जो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है या फिर हुकूमती तादाद मज़ीद बढ़ पाती है। और फिर जो डिमांड्स हैं उनकी, जो शराइत हुकूमत के सामने अपोजिशन ने रखी हैं मुज़ाकरात के लिए, वो हुकूमत के लिए कितनी काबिल अमल हैं। ख़ासतौर पर जो जुडिशल कमीशन के मुतालबात हैं उस पर क्या अमल दरामद होगा या नहीं होगा। और हुकूमत की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से ये हुकूमत बनी है। तो इन तमाम मामलात पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और हुकूमत को कितनी गैर मशरूत सपोर्ट पीपल्स पार्टी की हासिल है, इस पूरी सूरत हाल पर और जो मुल्की मामलात हैं उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। नैयर हुसैन बुखारी साहब पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़े लंबे अरसे से ये शिकायत थी कि उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उन्हें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, कोई उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जाती। अब बिलाखिर उन्हें इजाज़त मिली है, लेकिन उस पर भी उनका एतराज़ है कि जिस मकाम पर वो चाहते थे वहाँ पर नहीं दी गई। कोई 39 के करीब, कोई 3 दर्जन से भी ज़ायद की शर्तें लगा दी गई हैं कि आप ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो ये क्या कहेंगे आप, अब स्पेस मिल रहा है अपोजिशन को इस हुकूमत में? शुक्रिया। गुजारिश है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं किसी शहर के या किसी ज़िले के, ऑब्वियसली वो एग्जेक्टिव के बतहत ब्यूरोक्रेसी के पास होते हैं और जलसा करने के लिए कुछ क़वायद ज़वाबित ज़रूर हैं। इसी किस्म की कंडीशंस हमें भी फेस करनी पड़ती थी जब इनकी गवर्नमेंट थी। जब हम अप्लाई करते थे तो हमसे भी एफिडेविट भी लिए जाते थे और टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती थी। और अभी भी वही ब्यूरोक्रेसी तो वही मुल्क में बैठी होती है ना। एक अफसर यहाँ है, दूसरा कभी दूसरी जगह, तो फिर वही जो उनके पैरामीटर्स हैं या उनकी कंडीशनैलिटीज़ हैं वो तो वही होती हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं। हमने ये की हैं, लेकिन शहर के हवाले से भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना मुकामी इंतज़ामिया का काम है और वो हालात और वाक़यात को देख के उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं और उनको फ़ैसले कन्वे तो कर दिया, उन्होंने इजाज़त तो दे दी। अब इस्लामाबाद सारा जो है वो ऑलमोस्ट सारा ही अर्बन एरिया हो चुका है। हर तरफ पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, अर्बनाइज पॉपुलेशन है। तो अगर उनका ग्रीवियंस है तो अगर वो परेड ग्राउंड मांगेंगे तो परेड ग्राउंड के लिए तो फिर वो तो टोटल डोमेन GHQ की है, फिर उनसे रजू करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद है जब हमने भी परेड ग्राउंड में किया था 2017 में, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ परेड ग्राउंड पे टोटल डोमेन जो है वो GHQ की होती है। सही। तो अभी मेरा ख्याल है नेगोशिएशन कर लें और कोई रवात से आगे कोई जगह अवेलेबल है तो देख लें, अगर मिल जाए तो। लेकिन फिर इनको जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिन पे इजाज़त मिली है उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब, ये जो एक गैप हमें नज़र आ रहा है, एक बड़ा एक फासला नज़र आ रहा है हमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और इसमें फिर शिद्दत भी आती जा रही है, इसमें तलखी भी बढ़ती जा रही है। जो रोज़ाना के बयानात वो टीवी टॉक शोज़ में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हो, तो ये अगर स्पेस इसी तरह से बरकरार रहा तो हुकूमत के लिए चलना कितना मुश्किल होगा। अपोजिशन का जो रोल है वो कंस्ट्रक्टिव है, नहीं है, उनके अपने ग्रीवेंसेज हैं, उस पर आपकी क्या राय है? अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। और अपोजिशन को जब बाहर आप पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं तो वो तो कहते हैं हम आपसे बात ही नहीं करते।
हम तो फ़ौज से बात करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो फिर अपोजिशन का कोई कंस्ट्रक्टिव रोल तो नज़र नहीं आ रहा। और जो उन्होंने जो उद्यम बचाया हुआ है सोशल मीडिया पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, ये तो मुल्क दुश्मनी के जानिब ये जा रहे हैं। इनका जो इशूज़ हैं, सियासी मुखालफतें ज़रूर होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन रियासत मुखालिफ जमात नहीं होनी चाहिए। ये तो रियासत मुखालिफ जमात होगी अब तो। तो नहीं सब वो ये कहते हैं कि हम बात करेंगे इन सियासी क़ुव्वतों से, लेकिन उसके लिए हमारी फिर 3 शराइत हैं। 8 फरवरी 9 मई पर आप कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन। अब ये इसमें हुकूमत ज़ाहिर है अभी अपना कोई मौक़िफ़ इस पर नहीं दे रही है वाज़े। वो कहते हैं जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ है वो मैंडेट चोरीशुदा मैंडेट वापस कर दें, जो गिरफ़्तार अफराद हैं, जो असीरान हैं, उनकी आप रिहाई मुमकिन बना दें। तो ये जो उनकी डिमांड्स हैं, ये इनमें से अगर आप एक एक करके इस पर बात करें तो ये इनमें से कोई काबिल अमल तजवीज़ है? देखें, आप नेगोशिएशन से पहले रिलीफ मांग रहे हैं। ये कभी हुआ है कि आप रिलीफ पहले मांगे, नेगोशिएशन बाद में करें? इन इश्यूज़ पे आके बैठ के बात कर लेना। रिलीफ तो नेगोशिएशन के बाद मिलती है। आप रिलीफ पहले मांग रहे हैं कि हमें ये चीज़ें दे दो, फिर बात करते हैं। फिर क्या बात करते हैं? फिर किस इशू पे आप बात करना चाहेंगे? मुझे तो समझ नहीं आती। ये तो कोई मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिशियंस नहीं है ये तो, कि आप सारी बातें हमसे पहले मनवाना चाहते हैं और फिर कहते हैं हम बात करते हैं। फिर किस इशू पे बात होगी? इन इश्यूज़ पे तो हम कहते हैं आके बैठ के बात करते हैं, इसका कोई रास्ता निकालते हैं। और कभी प्री कंडीशन से डायलॉग कभी भी नहीं हुआ करता। ये प्री कंडीशंस हैं डायलॉग के लिए, तो फिर ये कैसे चल सकेगा आगे? आपको समझ आई ना कि जी हमें 8 फरवरी का रिज़ल्ट हमें चेंज करके दे दे, हमें रिजर्व सीट दे दे, हमें वो मुकदमे ख़त्म कर दे, तो पीछे मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? कि इशू क्या रह जाएगा जिस पे हम मुज़ाकरात करेंगे? बिल्कुल सही। और एटलीस्ट उनको समझ आनी चाहिए कि मैच्योर पॉलिटिक्स करें। और बुखारी साहब, क्या इन तमाम चीज़ों का इख्तियार क्या हुकूमत देखिए, के एक पास मेरा और है? आपका तनाज़ा है। जी। क्या चीज़ हुकूमत के पास है? क्या ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डिमांड कर रही है, ये अपनी 3 शराइत जो लगा रही है, क्या ये इख्तियार हुकूमत के पास है कि वो गिरफ्तार अफराद को छोड़ दे? क्या ये हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो मैंडेट को, उनका बकौल उनके चोरीशुदा मैंडेट है, उसको तब्दील कर दे? बात करें हमसे, नहीं, इसी पे तो आके बात करें ना, हमें रास्ता बताएं। केसेस कोर्ट्स में है, इलेक्शन पिटिशंस ट्रिब्यूनल्स में है, और गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली केसेस विड्रॉ करने का बिल्कुल इख्तियार ज़ाब्ता फौजदारी में भी है। और अगर किसी को सेंटेंस हो गई तो पार्डनिंग वाला इशू भी है। लेकिन ये रिलीफ पहले मांगते हैं कि जी हमें पहले रिलीफ दे दो, फिर हम बात करेंगे। भाई क्या बात करेंगे आप? किस इशू पे हम बात करेंगे आपके साथ? आपकी डिमांड जो है वो आप डिमांड्स को नेगोशिएट करें ना। कबर अज़ वक्त आप नेगोशिएट करने से पहले ही आप कहते हैं जी हमारी डिमांड फुलफिल कर दो, तो ये कभी कोई सेन आदमी इस किस्म की गुफ्तगू करता है? कोई बात करता है? हमारे 77 में मुज़ाकरात हुए PNA के साथ। PNA ने इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने कहा था कि हमें सीट्स रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दो, और आके बात की। हमने कहा आए बैठ के बात करते हैं, री इलेक्शन पे बात करते हैं। तो वो मैच्योर पॉलिटिशियंस अपोजिशन के थे, लेकिन वो रियासत दुश्मनी नहीं करते थे। आज के ये जो लोग हैं ये रियासत दुश्मनी भी उतर आए हैं। सही। तो रियासत दुश्मनी काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब बुखारी साहब, अगर हुकूमत को एंगेज करना है इनको, तो इन 3 शराइत में से क्या किसी एक पर कोई हल्की फुल्की रजामंदी जाहिर करनी पड़ेगी? जुडिशल कमीशन, 2 जुडिशल कमीशन के मुतालबात कर रहे हैं, 8 फरवरी या 9 मई, इन पर कम से कम ये हुकूमत अपनी रजामंदी शो करे कि हाँ हम ये कमीशन बनाने को कम से कम तैयार है। आप अपोजिशन को प्रेजेंट कर रहे हैं या उनकी जानिब से आप डिमांड कर रहे हैं? नहीं सर, मैं तो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या ये हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि कम से कम लेट देम कम ना। नहीं, लेट देम कम। प्री कंडीशंस हम बात करने को तैयार नहीं है। पहले तो वो कहते थे हम नून से बात नहीं करते, हम पीपल्स पार्टी से बात नहीं करते, हम MQM से बात नहीं। किससे बात करना चाहिए? और फिर ये बताएं कि जो बात करने आएगा उसके पास मैंडेट है और उनकी कमिटमेंट्स को इमरान खान ऑनर करेगा, बानी उनका ऑनर करेगा। वो तो अपनी कमेटीज की बातों को ऑनर नहीं करता रहा। तय हो गया था कि जुलाई में हम असेंबलियां 2023 में डिसॉल्व करते हैं। उसकी टीम जब वापस गई उसने झंडी दिखा दी उनको
असद उमर को, परवेज खट्टक को। ये हमारी जो गवर्नमेंट थी जिसका हम हिस्सा थे, PDM के साथ हम अलायंस में थे, तो उनकी टीम आकर तय करके गई थी, ओके जी जुलाई में असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में। सही। तो हमें तो एतमाद नहीं उनकी क़यादत पे कि वो बात करके उस बात पे वो कायम रहेंगे। वो यू टर्न लेने के बादशाह हैं और वो यू टर्न को एक क्वालिटी समझते हैं। हम इसको बदैदी समझते हैं, वो उसको एक क्वालिटी समझते हैं। सही। तो ये फ़र्क है उनकी सोच पर। ठीक है। अबू खाई साहब, आपने चूंकि अभी PDM का जिक्र किया, उन दिनों को याद किया, तो PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त अपोजिशन के ही किरदार में हमें नज़र आ रहे हैं। उनकी भी हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं बन पा रही है, तो उनको क्यों डील नहीं कर पा रही है? आप लोग के तो माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, PDM ने अदम एतमाद के ज़रिए PTI की गवर्नमेंट को हटाया था, तो वहाँ पर क्यों मामला अभी तक डिले हो रहे हैं? देखिए, सियासत में गुफ्त शनीद जारी रहती है। एक वक्त के इत्तेहादी दूसरे वक्त के मुखालिफ भी होते हैं, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में है और ये कोई नई बात नहीं है। उनकी अपने मौलाना साहब की अपनी रिजर्वेशंस हैं। 8 फरवरी के इलेक्शंस पे रिजर्वेशन सिर्फ PTI को नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी है। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट हमने कहा कि हुकूमत बनाएं और हमने कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। हम सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी पे बिलीव करते थे। हमने हुकूमत बनाने में सहूलतकारी की और मौलाना साहब के अपने इश्यूज़ हैं और मौलाना का हमसे ज़्यादा गिला मेरा ख्याल है नहीं होगा। उनको गिला होगा तो नून के साथ होगा। तो क्योंकि वो PDM नून का हिस्सा थी, हम तो PDM का हिस्सा नहीं थे। हमने तो छोड़ दिया था, या हमें उन्होंने मजबूर किया कि हम चले गए। हम तो अलायंस में ज़रूर थे, लेकिन PDM वो में जब हम हिस्सा नहीं रहे तो हम वो सरबराह उनके थे, हमारे तो थे ही नहीं। तो उनको वो अगर गिला होंगे तो जो PDM की जमातें थी उनके साथ होंगे, उनके साथ वो रिजॉल्व कर लें। हाँ, हमारी तो मुलाकात रहती है उनके साथ और गुफ्त शनीद भी रहती है उनके साथ। और अभी आप देख लें पेशावर में जो उनका लीडर ऑफ अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है आपके पास स्ट्रेंथ है, हम समझते हैं कि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। सही है। बुखारी साहब, चूंकि सियासत में गुफ्त शनीद रहती है। अब जरदारी साहब को चूंकि मुफाहमत का बादशाह समझा जाता है और डायलॉग किस तरह होते हैं, लोगों को टेबल पर किस तरह लाया जाता है, टेबल टॉक कैसे की जाती है, उसमें वो एक्सपर्ट हैं। तो जब वो सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज हुए तो उम्मीद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो इंगेज करने में कामयाब हो जाएंगे और मौलाना साहब को तो यकीनी तौर पर वो मनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि चंद माह गुजर चुके हैं और अभी तक हमें कोई पेशरफ्त इस सिलसिले में नज़र नहीं आ रही है, तो आगे भी ऐसी कोई उम्मीद है या ये तलखी, ये कशीदगी, ये सिस्टम फिर इसी तरह चलता रहेगा? देखे ना जी, एक तो स्पेकुलेट ना किया जाए। सियासत डे टू डे अफेयर है। जिस किस्म की एनवायरनमेंट होती है, हालात होते हैं, उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। और हम समझते हैं कि आप उसमें वो एक लकीर ना खींच दें कि ये पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल ही बात नहीं। थिंग्स आर पॉसिबल। जब गुफ्त शरीद होगी तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और रास्ते निकाले जाते हैं गुफ्त शरीद के ज़रिए। जो एरोगेंस है वो पॉलिटिक्स में नहीं चलती, और जो पॉलिटिकल लीडर एरोगेंट हो वो मैं उसको पॉलिटिकल लीडर नहीं समझता। हठधर्मी करने वाले को मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं समझता। सही। मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे मुरासम भी हैं। सियासी तफरीक तो ज़रूर आती है, लेकिन हम इकट्ठे भी चलते रहे हैं और मुस्तकबिल भी हम समझते हैं। आज मुल्क को जो ज़रूरत है ना, वो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैच्योर पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है। मुल्क को क्राइसिस में निकालने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का किरदार नहीं, उसमें अपोजिशन का किरदार भी है। मुल्क उनका भी है, मुल्क गवर्नमेंट वालों का भी है। इन मुल्क के क्राइसिस को देखें, इन क्राइसिस से मुल्क को कैसे निकालेंगे। रीजनल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उसमें यकजुबान होकर आपको अपोजिशन को, गवर्नमेंट को चलना पड़ेगा। अब साहब, इससे पहले वो हुकूमत को जो आपकी सपोर्ट हासिल है, मैं उस पर सवाल करूँ। ये जरदारी साहब की तबीयत से मुताल्लिक कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ये महज अफवाहें हैं? वो सेहतमंद हैं, तबीयत उनकी
बिल्कुल सही है? ज़रा इस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें ताकि वो जो लोग अगर कोई अफवाहें फैला भी रहे हैं तो वो भी दम तोड़ जाएं फिर। नहीं, बिल्कुल वो देखें, आपको इल्म होगा कि उनकी आँख का जो प्रॉब्लम है उनकी ट्रीटमेंट दुबई से होती थी। अच्छा। आपको पहले भी पता है कि दुबई से उनकी सर्जरी हुई थी जी। अभी भी उनकी आँख का इशू था, उसी ट्रीटमेंट के लिए वो गए हुए थे और गालिबन वो उन्होंने आज पहुंच जाना है या रात पहुंच गए होंगे। मुझे आज तो मेरा राब्ता नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन वो ट्रीटमेंट के हवाले से आँख का एक इशू था, उसके हवाले से गए थे। बाकी उनकी सेहत ठीक है, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़रूर है और वो मेडिकेशन पे होते हैं और लेकिन एज फैक्टर है। व्हेन ही इज़ क्लोज टू ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तो फिर एज फैक्टर भी होता है। सही। तो वैसे माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनकी कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल माजी की तरह है पॉलिटिक्स करने की, और वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और करेंगे भी। सही। अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए, मुकम्मल सेहतियाब करे। तो अब बुखारी साहब, ये जो हुकूमत की जो कारकर्दगी इस इब्तदाई 100 दिनों में है उससे आप लोग मुतमईन हैं? चूँकि आप अमली तौर पर हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, सिर्फ आइनी ओहदे आपके पास हैं। ये आपकी हिमायत है हुकूमत के लिए गैर मशरूत है ये या किसी मुकर्ररा वक्त तक के लिए कोई टास्क आपकी जानिब से हुकूमत को दिया गया ये आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ और भी सोच सकते हैं? अरबाब साहब, हमने कहा कि डे टू डे अफेयर है। अब किसी गवर्नमेंट को जो 5 साल के लिए आए उनको 100 दिनों में आप जो जज ना करें, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हम समझते हैं कि बिल्कुल हमने तावन उनके साथ किया और इस उम्मीद से तावन किया कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और इसीलिए हमने कैबिनेट स्लॉट नहीं ली थी कि कुल्ली तौर पे PMLN जो है अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। तो होपफुली इस उम्मीद के साथ हम उनके साथ हैं कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगी। सही बात पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिलीफ की नहीं है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो अवाम की रिलीफ के लिए काम कर दे। अवाम की जो तौक़ुआत हैं उनको मुताबिक उनको रिलीफ मिलना चाहिए और रिलीफ कुल्ली तौर पर ना मिले लेकिन कुछ परसेंटेज तो ज़रूर डिलीवर होना चाहिए ना। सही। कमिटमेंट्स तो हर पॉलिटिकल पार्टी हर मुल्क में करती है, लेकिन किस एक्सटेंट तक वो डिलीवर करती है ये उनकी परफॉर्मेंस अवाम जज करती है। ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी कि मौजूदा हुकूमत जो इंस्टॉल हुई है वो बिल्कुल आवाम को रिलीफ फराम करे। ठीक है। बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल है, ब्रीफली काइंडली इसका अगर आप जवाब दे सकें कि ये फिर जो बजट की अब आमद है, ये हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, यहीं से अवाम रिलीफ की तवक्को लगाना शुरू कर दें? कुछ ना कुछ रिलीफ इसमें उनके लिए मौजूद होगा? देखें, बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है वहाँ अवाम व नास की भी जिम्मेदारी है कि नहीं है? बेशक। क्या रेशो है हमारी टैक्स पेयर्स की? आपने कभी कैलकुलेट किया टैक्स रेशो टू GDP हमारा कितना है और कितने लोग जो हम टैक्स पे करते हैं कितने परसेंट है? ऑलमोस्ट 1%। जी, बहुत कम है। 1% टैक्स पेयर हों तो मुल्क तो नहीं चलता। फिर इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स लगाने पड़ते हैं। जहाँ हुकूमतों की जिम्मेदारी, हुकूमतें हमारी हैं ना, वहाँ आवाम की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आवाम ये हक रखते हैं कि जो टैक्स पेयर्स मनी है उसको अकाउंट फॉर हो। ये बिल्कुल आवाम का हक बनता है। सही। आवाम पूछ सकते हैं कि हमने टैक्स दिया तो वो टैक्स आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च हो, वो हुक्मरानों की अय्याशियों पे खर्च नहीं होना चाहिए। सही। मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान करता हूँ, लेकिन इस पर हमें बैठ के ज़रूर गौर करना पड़ेगा कि रेशो जो टैक्स पेयर्स की है टू GDP वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। 25 करोड़ आवाम में से 25 लाख लोग भी टैक्स ना दें तो फिर बाकी 90% 95% लोगों को टैक्स देना पड़ जाए इनडायरेक्टली, तो इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर हुसैन बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और सोशल मीडिया अकाउंट से जो कंटेंट पोस्ट करने का मामला था, उस मामले पर एफआईए की टीम अडियाला जेल पहुंची और वहां पर वो बानी पीटीआई से बात करना चाहती थी और उनसे इंक्वायरी करना चाहती थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब देने से पीटीआई के बानी चेयरमैन ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने वकला की मौजूदगी में ही कोई बात करूंगा और कोई भी बात मैं आपसे नहीं करना चाहता। अब इसके साथ साथ एक तलाल चौधरी साहब का बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई इस वक्त अदालतों पर, अदालती निज़ाम पर इस वक्त रिलीफ के लिए दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। क्या कहा है तलाल चौधरी साहब ने, ज़रा ये सुनिएगा, फिर मेहमान का आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं। अब तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन साहब की जानिब से बड़ा ही दिलचस्प रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है बानी पीटीआई का, वो मुल्क से बाहर, वो अमेरिका से ऑपरेट होता है और वो इंक्वायरी करेंगे कि जो मुतनाज़ वीडियो उनके ट्विटर अकाउंट से अपलोड की गई वो किस बुनियाद पर की गई, क्यों की गई। यानी पीटीआई को ये पता ही नहीं है कि वो वीडियो अपलोड हुई तो किसने की और किसके ऑर्डर्स पर हुई। अब इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। फयाज़ हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तेकाम पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फयाज़ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करने वाला खासतौर पर मामला है, एफआईए से भी ताउन नहीं किया, बानी पीटीआई ने उनकी जमात के तर्जुमान ये रिएक्शन दे रहे हैं कि अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये वीडियो किस तरह पोस्ट हो, यानी अभी इंटरनल इंक्वायरी उनकी कंप्लीट नहीं हो सकी। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बानी चेयरमैन का अकाउंट है और वो कौन वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है और किस बुनियाद पर ये सारे काम हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला अरबाब साहब ये है कि ये बेजा किस्म की फायर फाइटिंग करने की है रऊफ हसन और आज अली मोहम्मद खान साहब और फिर उससे पहले बैरिस्टर गोहर साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है कि ये बानी तहरीक इंसाफ ने इंटेंशनली पर्पसली अमेरिका में अमेरिकन CIA के जो एक एहलकार हैं जबरान अलियास, जो इनके सोशल मीडिया हेड हैं और वो CIA में प्रॉपर काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, और उनका डिप्टी हेड इमरान गुजाली है, वो भी CIA के मुलाजिम पेशा हैं और दोनों अमरीकी नेशनलिटी होल्डर हैं और दोनों एक इंतहाई मशकूक किस्म के मजहबी गिरोह से भी ताल्लुक रखते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें वो बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी और मंशा से जो है वो सारी चीज़ें चला रहे हैं। अब इस 27 मई, एक 9 मई हुआ था, एक ये 27 मई हुआ है। 9 मई भी बहुत अलमनाक और दर्दनाक था, ये 27 मई उससे भी बढ़ के दर्दनाक है। गद्दार कौन के नाम पर इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान अपने आप को बना लिया और सारी दुनिया को पता है कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार वतन था। उसने 1956 से ये कोशिश स्टार्ट कर दी थी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ मुल्क बनाया जाए और उसने कई तकारीर उसकी मौजूद हैं। 1972 के अंदर उसने इंडिया का पहला दौरा किया था, तो उसने उस दौरे में कलकत्ता के एक मशहूर ज़माना हॉल में तकरीर करते हुए कहा था कि मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाऊं और जो आज मैंने ये ख्वाहिश पूरी कर ली है। तो ये बानी तहरीक इंसाफ को भी जनाब शेख मुजीबुर रहमान बनने का शौक चढ़ा, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने पाक फौज को और मौजूदा आर्मी चीफ को गद्दार साबित करने की कोशिश करके एक बड़ा ब्लंडर किया है, उसमें अब ये कहते हैं या ना ये हजम कर पा रहे हैं ना ये थूक पा रहे हैं उसको। मैं ऑथेंटिक रिपोर्ट रखता हूं कि 27 मई को जब इन्होंने अपलोड किया, 28 मई 29 मई की शाम को जब बैरिस्टर गोहर का 28 मई की शाम को बैरिस्टर गोहर का जो एक माजरत खाना किस्म का बयान, नहीं जी नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बानी तहरीक इंसाफ से। 29 तारीख परसों जो पेशी थी, मेरे वकील ने आंखों देखी बात मुझे बताई और कानों सुनी बात बताई। अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ ने अपने वकला और कई वकला की मौजूदगी में बैरिस्टर गोहर को गंदी गाली, नील गाली, बाकी को छोड़ा नहीं। अच्छा। उन्होंने इंतहाई क्रिटिसाइज किया, ओपनली, ब्लंटली, लाउडली बोलते हुए कि बैरिस्टर गोहर बेवकूफ आदमी है, उसको किसने कहा है कि ये उल्टे सीधे बयान दे। हमने बिल्कुल अपनी इंटेंशनली पर्पसली जना ये सारी चीजें की हैं हम जनाब, और ये माजत खाना किस्म का जो रवैया उसने इख्तियार किया ये इंतहाई गलत है, फलां है, फलां है, फलां है। ने अब ये टेकअप किया और आर्टिकल 6 लगने के करीब आ रहा है, तो अब ये भाग रहे हैं। अब जनाब आज अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं जी वो जो ट्विटर अकाउंट का तो पता कोई नहीं है जनाब, ये कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा। अब ये FIA की टीम से मिलने से इनकारी है। भाई इन चीजों से अब जान नहीं छूटेगी। अब FIA ने पूछना है जी एक ट्विटर अकाउंट आप चला रहे हैं, आप हाँ करेंगे तो फिर भी आप फंस गए, आप ना करेंगे अब तब भी फंस गए, आपका ट्विटर अकाउंट भी बंद होगा, फिर उसके बाद आपके जनाब रऊफ हसन भी फंसेंगे, बैरिस्टर गोहर भी फंसेंगे, उमर अयूब भी फंसेंगे। अब ये फंस गए हैं बानी तहरीक इंसाफ। पिछले 1 साल से 9 मई के बाद जो इन्होंने अंत बचाई हुई थी रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, अब ये उसके अपने अंजाम के करीब आ गए। सही।
तो फैयाज साहब, ये तो अगर ये जिस तरह ये पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं ये अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, अगर इनको पता ही नहीं और इतने अरसे से ये ऑपरेट भी हो रहा है तो इन्हें तो खुद एफआईए को, साइबर क्राइम को खुद ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, ये कंप्लेन करनी चाहिए थी कि भाई ये अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, आप इसका पता लगाएं। हमारे बानी चेयरमैन के अकाउंट को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकी तरफ से तो ऐसी कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। यार, जिस सोशल मीडिया और जिब्रान इलियास ने बानी तहरीक इंसाफ को पिछले 2 सालों में आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, वही सोशल मीडिया और वही जिब्रान इलियास बानी तहरीक इंसाफ की तबाही और बर्बादी का बाइस बन गया है कि बानी तहरीक इंसाफ के पीछे बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बरतानवी हाई कमिश्नर खुलखुला के सामने आ गया है। अमेरिका के अंदर सारे यहूदी कांग्रेसमैन, सेनेट मेंबरान, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के जो जनाब इक़्तिदार वाली और हस्ब इख्तिलाफ की, वो सारी की सारी निकली हुई हैं। गोल्ड स्मिथ का खानदान निकला हुआ है। यहूदी जितनी सहूनी ताकतें हैं वो मैदान में आई हुई हैं। वो जनाब पाकिस्तान की हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को प्रेशराइज कर रही हैं। क्यों? कि था और उनका जो मोहरा था अब वो हर तरफ से फंस चुका है। मैं ये समझता हूँ कि अब इसका एंड रिजल्ट निकलना चाहिए। बिल्कुल। रियासत अच्छा, फिर ये जो वीडियो इन्होंने अपलोड की, इसमें जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया, हैदराबाद दक्कन में जब इंडियन फौज ने कब्जा किया, उस वक्त की कुछ वीडियोस थी, वो उन्होंने इस वीडियो में पाक फौज को जाहिर करते हुए और बंगालियों को जाहिर करते हुए जनाब एक इंतहाई बहुत बड़ा ब्लंडर किया। तो मैं ये समझता हूं कि इस 27 मई 9 मई के वाकयात से भी ये नहीं बच सकते, जिसके हवाले से फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स ने एलानिया बरमर्जी अदलिया के अंदर मौजूद इनके सहूलतकार इनको बचाने की कोशिश करें। 9 मई से कोई भी नहीं बचेगा जो उसमें मुकम्मल तौर पे शरीक है। और दूसरा, अब ये 27 मई इनके गले पड़ गया है। सही। ये तो सीधा सीधा आर्टिकल है। अब इसमें ये भाग रहे हैं। अब ये कहते हैं मैं एफआईए की से नहीं मिलो, मैं मिलना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। सही। और फैयाज साहब, ये अब जाहिर है चूंकि 2 मामलात ये एक साथ चल रहे हैं, अभी 9 मई को तो साल से ज़्यादा हो गया। कल ही हमें वो खबर भी सामने हमारे आई थी कि 2 मुकदमात में उनको बरी कर दिया गया 9 मई के। तो ये नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर बहुत सारे केसेस ख़त्म भी होते जा रहे हैं। और फिर ये जो 27 मई वाला वाक़या है, इस पर आपको लगता है कि अब ये सोशल मीडिया को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, अब हुकूमत भी थोड़ा सा हरकत में आए और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन का तयन करे कि क्या कंटेंट पोस्ट होना है, क्या नहीं होना? मैं खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हमें पता है कि आज से 25-30 साल पहले फायरवॉल का एक कंसेप्ट मौजूद था और पूरी दुनिया के अंदर फायरवॉल एक टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों उसमें इस्तेमाल होती है। वो पिछले 30 साल से पूरी दुनिया के अंदर ममालिक इस्तेमाल करते हैं। रशिया, चाइना, सऊदी अरब, यूएई, बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने अपनी रियासत की सॉवरेनिटी, अपने मुल्क के पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल, उसके अगेंस्ट वो किसी सोशल मीडिया की पोस्ट को अपलोड नहीं होने देते अपने मुल्क के अंदर, अपनी डोमेन के अंदर। तो जनाब ये बड़ा आसान है। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 2 साल से आलमी ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें, पर्पसली, विलिंगली, प्री प्लान्ड यहूदी ताकतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए 2 साल से बानी तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वाज़ेह सबूत ये है। इनके तर्जुमान रऊफ हसन ने मान लिया कि अमेरिका से डील हो रहा है। आप समझ है? फैयाजुल हसन चौहान 22 मई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 500-600 टॉक शो करके पिछले 1.25 साल के अंदर ये बता चुका है कि अमेरिका से जिब्रान इलियास और इमरान गुजाली दोनों अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर हैं, दोनों अमेरिकी खुफिया। लेकिन अब फैयाज साहब, सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह, ये जो कुछ इन्होंने माजी में किया है, जो साबित शुदा है, साबित शुदा नहीं है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे उसमें जो अवामी मैंडेट इनको मिला वो भी बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। जो आज़ाद इनके उम्मीदवार थे, सबसे बड़ी तादाद में वो कामयाब हुए हैं और अब ये एक सियासी हकीकत के तौर पर वो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अम्ब्रेला तले मौजूद है। बात मुझे ये बताओ, दुनिया की किस किताब में लिखा है कि अगर आपको माशरे और सोसाइटी के सब लोग मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, गिरदानते हैं या आपको अपना लीडर बना लेते हैं, आपकी पार्टी को या आपके शख्सियत को, तो आप पे कत्ल भी जायज़ है, आप पे जना भी जायज़ है, आप पे डाका भी जायज़ है, आप पे किसी की जान माल इज्जत पे हाथ डालना भी जायज़ है, आप पे रियासत के खिलाफ बगावत करना भी जायज़ है, आपके ऊपर किसी की जनाब कारोबार के ऊपर हाथ डालना भी जायज़ है, आपके ऊपर रियासती अदारों की इज्जत का जनाजा निकालना भी जायज़ है, आप पे अपने मुल्क और कौम की सालमियत के ऊपर धरपे होना भी जायज़ है। ये किस किताब में लिखा है? भैया आप क्या जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं?
आप क्या क्या समझते हैं कि सिर्फ उनको मैंडेट मिला है? उनको तो 30% वोट इनको एंटी जनाब इनके पड़े हैं, 70% वोट तो इनके जनाब मुखालफत में पड़े हैं। तो आप किस बात की जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि जनाब अगर उनको 30% वोट मिल गया तो अब उनको राइट हासिल है कि वो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करें, रियासत के साथ खिलवाड़ करें, रियासती इदारों के साथ खिलवाड़ करें, फौज के साथ खिलवाड़ करें, ISI के साथ खिलवाड़ करें, अदालतों के साथ खिलवाड़ करें, अपने सियासी मुखालफिन के साथ खिलवाड़ करें। पूरी दुनिया अपनी पद्यांती और अपनी टकेमारी और अपनी पैदागिरी को बचाने के लिए आप पुराने जनाब आप गड़े मुर्दे खोद रहे हैं। ये आपको हमीदुर रहमान कमीशन 2018 में याद क्यों नहीं आया? 2016 में याद क्यों नहीं आया? 2017 में याद क्यों नहीं आया? 2019, 20 और 21 और 22 में क्यों नहीं याद आया? जब आप वजीर आजम थे उस वक्त आप पूरी दुनिया को अपने इंटरव्यूज के जरिए से मोटिवेट किया कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब बजट आने वाला है, बजट के क्या चैलेंजेस होंगे हुकूमत को, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ ही दिन में इस हुकूमत का पहला बजट आने वाला है। अब ये बजट कितना अवामी बजट होगा, IMF का इस बजट पर कितना इन्फ्लुएंस होगा, चूँकि ये हुकूमत IMF का एक बड़ा प्रोग्राम लेने जा रही है। तो इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब माहिर माशी हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो बजट आने जा रहा है वो 10 या 11 तारीख को आएगा। तो ये इसमें क्या गवर्नमेंट के पास इस वक्त मार्जिन है कि अवामी रिलीफ वो दे सके? कुछ टैक्सेस वगैरह में या कोई इन्फ्लेशन में कमी की कोई तवक्को हम कर सकते हैं? अरबाब भाई, आपने जिस चीज़ का जिक्र किया है वो हम अपनी 76 साल हिस्ट्री में प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट्स जो है वो देने जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त 7.5-8% का एक तो बजट का खसारा करता चला आ रहा है। सो इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर ये नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं संभलेगी, डेट जो हमारा बढ़ रहा है वो नहीं संभलेगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने के लिए। नंबर 2, इस हुकूमत का पहला बजट है, ये टोन सेट करेगा इन अ सेंस कि आने वाले 3-4 साल क्या रिफॉर्मिस्ट होंगे, क्या बजट जो है वो ऐसी एनवायरनमेंट पैदा कर पाएगा कि मेड इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर, मेड इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट, मेड इन पाकिस्तान सर्विस सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी। तीसरी चीज़, क्या आप कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ दे सकते हैं जिसकी आपने बात की। चौथी चीज़, क्या ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग होगा। और आखिरी चीज़, क्या ये वाकई IMF के साथ इंगेजमेंट को सीमेंट कर देगा और जो अभी इंगेजमेंट हुई है उसको आगे 3 साल के लिए मुस्तहकम कर देगा। इस सारे उसमें इसका जो इन्हिसार है वो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ की प्रेपरेशन पर है। मैं कभी उम्मीद करता हूँ कि IMF ने एक बहुत ही डिटेल्ड टैक्स की मद में 2 असेसमेंट्स पाकिस्तान को दी हैं। 2021 में भी एक दी थी जो टडाट कहलाती है, और अभी फरवरी में इन्होंने एक TA मिशन की रिपोर्ट पाकिस्तान को दी है। इसमें काफ़ी टैक्सेशन के नए मेजर्स, सेल्स टैक्स की ज़मन में, पाकिस्तान का जो PIT जिसको आप कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स की ज़मन में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो पाकिस्तान से डिस्कस हुए हैं, उनको इस तरह बनाया जाएगा कि इनका जो बोझ है वो उस तबके पे पड़ेगा जिसके पास एग्जेम्पशंस हैं, जिसके पास कंसेशंस हैं, और उस तबके पे पड़ेगा जो इस वक्त टैक्स गैप है जिसमें बहुत बड़ा, उस तबके पे पड़ेगा जो रिटेल है, जो होलसेल है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अभी भी क्या 14-15 हज़ार रजिस्टर हुए हैं नए हमारे रिटेलर होलसेलर भाई, 30 लाख की तादाद है। इसका बोझ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे पड़ेगा क्योंकि वो भी बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। सो ये तो अब आप पे डिपेंड करेगा ना कि क्या आप इन सारे अनासर को देखते हुए बजट दे सकते हैं। और आखिरी बात, क्या आप एक्सपेंडिचर साइड के रिफॉर्म्स, पेंशन्स के हो गए, PSDP का हो गया, डेवोल्यूशन के हो गए, क्या आप दिखा सकते हैं कि नहीं। ये ही डिटर्मिन करेगा कि बजट जो है वो अवाम दोस्त होता है या अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ाता है। और खान साहब, ये बजट से एंड पहले, ये 2-3 रोज़ पहले जो 4 जून को प्राइम मिनिस्टर और एक पूरा डेलीगेशन चाइना जा रहा है, और वहाँ पर वो उन 5 कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आए, सरमायाकारी करें। 13 सेक्टर्स की निशानदेही की गई है। तो पहले सऊदी अरब, फिर UAE और अब चाइना को ये कन्विंस किया जा रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों में, और क्या इस बजट में या आने वाले बजट्स में ये कोई रूम क्रिएट करवा पाएगी ये इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि FDI इज़ गुड फॉर कंट्रीज़, इसलिए कि हमारी ओवरऑल जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट की शरह है वो 13% रह गई है ऑफ GDP।
अरबाब साहब, जिन मुल्कों ने दुनिया में तरक्की की है, ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब ममालिक की जो कॉमनैलिटी है, जो डिनोमिनेटर है, वो ये था कि उन्होंने 30 से 35% अपनी जीडीपी का हर साल इन्वेस्ट किया। अगर पाकिस्तान ने ये करना है, एफडीआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बजट्स, ये 3 चीज़ें हैं जो इसको तकवीयत देती हैं। सो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पहले आएगी, एफडीआई फॉलो करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रेट्स कम होंगे तो डोमेस्टिक भी शुरू होगा। पर पाकिस्तान ने अच्छी इंगेजमेंट की है, यूएई को भी कन्विंस किया है, कतर को भी कन्विंस किया है, सऊदी अरेबिया को भी कन्विंस किया। चाइना के साथ तो देखिए सीपेक 2 के बगैर सीपेक 1 का गुजारा नहीं है। ये तो बड़ी सादा सी गुफ्तगू है कि हमने 25 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर जमा कर लिया है, जिसकी पेमेंट में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। क्यों डिफ़िकल्टी आ रही है? बिकॉज आपने एक्सपोर्ट करने की बजाय शादी घर जो है या कमर्शियल आउटलेट्स को बिजली देना शुरू कर दी है, और आपके पास महंगी बिजली बन रही है क्योंकि इंपोर्टेड बन रही है। सो आपको एक्सपोर्ट, सर्विस सेक्टर की भी, और जो मशीनरी आनी थी चाइना से शिफ्ट होनी थी, वो नहीं हो सकी। सो ये कलीदी हैसियत रखता है। पर मैं एक बात दोबारा कहूँगा कि अब जो प्रोजेक्ट्स आप रखें, जिस मर्जी सेक्टर में रखें, देखिए उसकी फीजिबिलिटी ठीक बनाएं, उसकी एक्सपोर्ट मॉडलिंग ठीक करें, उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग ठीक करें। पाकिस्तान में पैदा करके चीज़ और उसकी डॉलर में पेमेंट करनी पड़े, ये अब पाकिस्तान मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। सो सीपेक 2 शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। बट अगेन इट्स गुड, PMLN हमेशा ये कोशिश करती है, SIFC भी इसमें एक किरदार अदा कर रही है ईजिंग का। बट मैंने एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है कि पूरे मुल्क को डीरेगुलेट करें, ताकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो बहुत एक्साइट हो, फिर वो खुद जॉइंट वेंचर ढूंढ लाएगा दुनिया से। दिस इज हाउ पाकिस्तान हैज़ टू प्ले इन द नेक्स्ट 3 years। सही। और खाकन साहब, ये जो पावर सेक्टर है खासतौर पर, ये चाइना के टूर पर इसको फोकस किया जा रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आए, तो कितनी इन्वेस्टमेट की इस वक्त ज़रूरत है हमारे इस पावर सेक्टर को स्टेबिलिटी के लिए? यार अरबाब, टू बी ऑनेस्ट, मैं पावर सेक्टर के बारे में ना बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, पैशनेटली ये कहता हूँ कि इसकी पहले तंजीम नौ पाकिस्तान में कर लें। आप ऑपरेशंस जो हैं उसको अपने पास से निकालें। सारे डिस्को स्टेट रन मोनोपलीज हैं, सारी सुई कंपनीज जो हैं वो स्टेट रन मोनोपलीज हैं, सबसे बड़ा नुकसान करती हैं। आई मीन ऑनेस्टली 600 अरब का नुकसान पहले दिन, जिस दिन साल शुरू होता है, हम एनविजिज कर रहे होते हैं पावर कंपनीज में, और इसी तरह गैस कंपनीज में एक नुकसान एनविजिज कर रहे होते हैं। 5300 अरब का एक पेबल सर्कुलर डेट, आप उसको कहें, वो पेबल है ऑन द स्टेट, बिकॉज ये स्टेट रन मोनोपलीज है सारी। वो खड़े क्यों? उसकी तंजीम नौ ऑपरेशंस की, उसकी तंजीम नौ मार्केट बनाने की, उसकी तंजीम नौ प्लानिंग की, ये सारा कुछ करें। बाहर से जो इस वक्त मदद लेनी चाहिए, ऑनेस्टली वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन की कई जगह बड़ी हमारे पास बॉटल नेक्स हैं, बिकॉज NTDC उस तरह उठ नहीं सका। NTDC की तंजीमें नौ करें। ये आई थिंक अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को उठाने में ये एक लिड की तरह का किरदार अदा कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खाकन नजीब साहब, हमारे माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। इस पर हम मज़ीद भी डिस्कशन करते रहेंगे जैसे जैसे बजट की तारीख करीब आती रहेगी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।